भूतिया सेल्समैन। कहानी है कानपुर की। कानपुर शहर के बाहरी इलाके में 2 साल पहले मानसरोवर हाउसिंग सोसाइटी खड़ी हुई थी। राघव और ललिता की नई नई शादी होते ही उन्होंने अपना फ्लैट मानसरोवर सोसाइटी में बुक किया। दोनों सोसाइटी में रहने आए तो सोसाइटी देखकर ललिता खुश हो गई। काफी सुरक्षित और सुंदर सोसाइटी है। हाँ, तुम ऊपर जाओ, मुझे चेयरमैन ने बुलाया है। राघव चेयरमैन से मिला तो चेयरमैन बोला, सोसाइटी में आपका स्वागत है। आपको पूर्ण सुरक्षा मिलेगी, बस एक बात का ख्याल रहे। कौन सी बात? कोई सेल्समैन हो तो भूलकर भी दरवाजा नहीं खोलना। चेयरमैन की बात सुनकर राघव गुस्सा हो गया और ऊपर अपने फ्लैट में आकर ललिता से कहने लगा, क्या सेल्समैन की कोई जिंदगी नहीं होती? एक सेल्समैन के तरक्की के सारे रास्ते बंद दरवाजे के सामने आते ही बंद हो जाते हैं। तुम्हें सेल्समैन से इतनी हमदर्दी क्यों है? ललिता की बात सुनकर राघव चुप हो गया। दूसरे दिन सुबह राघव तैयार होकर ऑफिस निकल गया। ललिता दरवाजा बंद करके नहाने के लिए निकली तो अचानक उसे याद आया, अरे शैम्पू तो लाया ही नहीं, अब कैसे नहाऊं? अचानक डोरबेल बजी। ललिता ने दरवाजे के होल से देखा तो बाहर सेल्समैन खड़ा था। इसके पास शैम्पू जरूर होगा। ललिता ने दरवाजा खोला तो सेल्समैन बड़बड़ाने लगा, गुड मॉर्निंग मैम, मैं विकास ब्यूटी डोनर कंपनी से आया हूँ। सेल्समैन शुरू हो गया तो ललिता परेशान हो गई। अरे स्टॉप इट, मुझे बस एक शैम्पू चाहिए। ललिता ने सेल्समैन से शैम्पू खरीदा और सेल्समैन चला गया। दूसरे दिन सुबह ललिता नींद से जागकर हॉल में आई तो उसने देखा राघव सोफे पर बैठा है। ललिता पीछे से राघव को लिपट गई। डार्लिंग, जल्दी जाने वाले थे ना, गए क्यों नहीं? अचानक ललिता को कुछ महसूस हुआ। झटके से वो पीछे हट गई। कौन हो तुम? सोफे पर बैठा आदमी पीछे मुड़ा तो ललिता चौंक गई। वो राघव नहीं, सेल्समैन था। तुम पीछे से राघव जैसे दिखते हो। तुम अंदर कैसे आए? जरूर राघव दरवाजा खुला छोड़ गया। दरवाजा तो बंद था। तो फिर तुम अंदर कैसे आए? जो दरवाजा एक बार मेरे लिए खुल जाए वो दोबारा बंद नहीं होता। सेल्समैन जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए भयंकर भूत बन गया। भूत को सामने पाकर ललिता की जोरदार चीख निकल गई। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? बदला। इस सोसाइटी ने मेरी जान ली है, अब मैं इसे तबाह करूंगा। एक एक करके सबको मार दूंगा। सेल्समैन ललिता की तरफ बढ़ने लगा और ललिता पीछे पीछे सरकने लगी। राघव अपना मोबाइल बेडरूम में भूल आया था। मोबाइल लेने वो वापस फ्लैट के सामने आया और चाबी से दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये खोल क्यों नहीं रहा? अचानक अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई और राघव डर गया। ललिता, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। राघव दरवाजा पीटता रहा और अंदर भूत ने ललिता को गैलरी से नीचे लटका दिया। राघव, बचाओ, बचाओ राघव। मैं भी ऐसे ही मरा था, अब तुम भी मरोगी। राघव दरवाजा पीट रहा था कि चेयरमैन वहां पहुंचा। जब तक तुम्हारी बीवी जिंदा है वो दरवाजा नहीं खोलेगा। सेल्समैन के लिए दरवाजा खोलकर ललिता ने गलती कर दी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये बात 2 साल पहले की है, जब ये सोसाइटी नई नई बनी थी। एक सेल्समैन यहाँ सोसाइटी में आया तो मैंने उसे रोका। ओ भाई, तुम अंदर कैसे आए? सोसाइटी में सेल्समैन अलाउड नहीं है। मैं विकास हूँ साहब, वॉचमैन से छिप कर आया हूँ। मेरे भाई को बड़ी नौकरी मिलने वाली है, उसके लिए पाई पाई जोड़ रहा हूँ। प्लीज मुझे ऊपर जाने दीजिए। ढोंग ना करो, भागो यहाँ से। मैंने उसे धक्के मारकर निकाल दिया तो वह पाइप से ऊपर चढ़ा और पैर फिसलने से नीचे गिरकर मर गया। तब से उसकी आत्मा सोसाइटी में भटक रही है।
जो दरवाजा खोलता है उसे वो नीचे गिराकर मार देता है। चेयरमैन की बात सुनकर राघव पागलों की तरह चिल्लाते हुए दरवाजा पीटने लगा। विकास भैया, दरवाजा खोलिए, मैं आपका छोटा भाई राघव, वो मेरी पत्नी है, उसे कुछ ना करना। सेल्समैन का भूत ललिता को नीचे छोड़ने ही वाला था कि उसने राघव की आवाज सुनी। उसने फौरन ललिता को ऊपर खींच लिया। ललिता बच गई। सेल्समैन का भूत दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला तो सामने राघव खड़ा था। भूत राघव से लिपट गया। राघव मेरे भाई, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भैया, आप क्यों गए हमें छोड़कर? मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाना चाहता था, मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ भैया, ये देखो। ललिता दोनों के पास आई तो राघव ने ललिता से कहा, तू जानना चाहती थी ना कि मुझे सेल्समैन से इतनी हमदर्दी क्यों है? क्योंकि मेरा ये भाई सेल्समैन था जो मेरे लिए मर गया। मैं एक सेल्समैन का छोटा भाई हूँ। सेल्समैन का भूत ललिता और राघव की तरफ देखकर कहने लगा, सच राघव, बहुत बड़ा आदमी बन गया तू। ललिता मुझे माफ करना, बदले की आग में मैं जल रहा था। तुम लोगों को देखकर सारी आग शांत हो गई। अब मैं मुक्ति चाहता हूँ, अलविदा। ऐसा कहकर सेल्समैन का भूत सोसाइटी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया और राघव और ललिता खुशी खुशी रहने लगे। शैतानी बच्चा। रात के सुनसान वक्त रिधिमा और संजीव टहलते टहलते घर से काफी दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। क्या सोच रही हो रिधिमा? सोच रही हूँ हमारा क्या होगा। रिधिमा, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएं? रिधिमा, 10 डॉक्टर बदल कर देख लिए, अब शहर में कौन सा डॉक्टर बचा है? तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। संजीव, तुम्हें रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी? मुझे तो वो रोता बच्चा दिख रहा है, वो देखो सड़क किनारे। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बच्चा जवाब नहीं देता, बस रोता रहता है। रोते रोते अचानक शैतान बन जाता है। नहीं! चिल्लाती हुई रिधिमा बिस्तर पर से उठ जाती है। तेज सांसें चलने लगती हैं। क्या हुआ रिधिमा, बुरा सपना देखा क्या? बहुत बुरा। संजीव, हमने किर्शित को घर लाकर गलती तो नहीं की ना? ऐसा मत सोचो रिधिमा, किर्शित अच्छा बच्चा है। 2 दिन में कितना घुल मिल गया है, बस गूंगा है, बोल नहीं पाता। उसके माता पिता कौन है, कहाँ है? अब किर्शित हमारा बच्चा है, जो इतने प्यारे बच्चे को रास्ते पर छोड़कर चले गए। उनके बारे में हम क्यों सोचें? सो जाओ, कल किर्शित का स्कूल में दाखिला कराना है। सुबह होती है। रिधिमा, किर्शित कहाँ है? तैयार हो रहा है, आता ही होगा। किर्शित हॉल की तरफ आता है। ये लो, आ गया। बेटा, एक शूज की लेस तो खुली छोड़ दिया आपने। रिधिमा शूज की लेस बांधने झुक जाती है। तभी किर्शित रिधिमा की गर्दन को दांतों से काटने लगता है। छोड़ो किर्शित, छोड़ो। किर्शित छोड़ो। संजीव किर्शित को रिधिमा से अलग करता है। देखो, दांत के निशान तक आ गए हैं। बच्चा है या शैतान? छोड़ दो संजीव, बच्चा ही तो है। अपना बच्चा होता तो ऐसी ही शैतानी करता। तू शैतान है, बच्चा बन के रहेगा। इंसान लाड़ प्यार दिखाएगा, लेकिन हमारा मकसद इंसान की तबाही है, तबाही। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर, ये गूंगा है। इसके डॉक्यूमेंट्स? सर, ये हमें एक रात रास्ते में रोता हुआ मिला तो हमने इसे गोद ले लिया। प्रोसेस जारी है, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं एडमिशन कर देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स हफ्ते भर में जमा कर दीजिएगा। हरी! प्यून आता है। बच्चे को क्लास लेकर जाओ। प्यून किर्शित को लेकर जाता है। संजीव घर आता है। रिधिमा, कहाँ हो तुम? किर्शित का एडमिशन हो गया। रिधिमा!
रिधिमा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती है। रिधिमा को देखकर संजीव चौंक जाता है। माय गॉड, ये क्या हुआ तुम्हें रिधिमा? रिधिमा संजीव के पास आती है और संजीव को काट लेती है। छोड़ किर्शित, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। प्यून भागता हुआ आता है। शैतान काटता है, चल तेरी कंप्लेंट करता हूँ। प्यून किर्शित को लेकर हेडमास्टर के पास जाता है। क्या हुआ हरी? सर, इस बच्चे ने सोहेल को बुरी तरह से काटा, उसकी गर्दन से खून बह रहा है सर। क्या? जाओ तुम सोहन की मलहम पट्टी करो, इससे मैं देखता हूँ। प्यून चला जाता है। किर्शित, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मिस्टर संजीव को अभी फोन करता हूँ। प्यून भागता भागता आता है। सर, गजब हो गया, सोहेल सारे बच्चों को काट रहा है। व्हाट? चलो। दोनों भागते भागते आते हैं और देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे एक दूसरे को काट रहे हैं। सबके दांत और नाखून निकल आए हैं, हाथ पैर पर लंबे लंबे बाल उगाए हैं। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। तभी एक दांत और नाखून बढ़ी हुई, शरीर पर लंबे बाल बढ़ी हुई टीचर रोते रोते हेडमास्टर के पास आती है। मिस मेहरा, ये सब क्या है? सर, उस सोहेल ने मुझे काटा। रोते रोते टीचर हेडमास्टर के गले पड़ती है और हेडमास्टर को काट लेती है। मिस मेहरा, ये क्या किया आपने? हरी, जल्दी आओ। पुलिस, डॉक्टर, सबको फोन करो फौरन, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हरी भागता हुआ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में हेडमास्टर हंसने लगता है। उसके भी दांत और नाखून बढ़ने लगते हैं और वो मिस मेहरा को काट देता है। इस प्रकार सारे बच्चे, टीचर्स एक दूसरे को काट रहे थे। इधर हरी हेडमास्टर ऑफिस आता है। वहाँ किर्शित सर झुकाए खड़ा होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो गया। कौन हो तुम? हेलो, पुलिस स्टेशन। किर्शित हरी की गर्दन को पकड़ के लंबे दांतों और नाखूनों से हरी को काट रहा है। किर्शित पूरा शैतान बन चुका है। भगदड़ मची है। बच्चे, टीचर्स, हेडमास्टर सब एक दूसरे को काट रहे हैं, अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी स्कूल कॉरिडोर से हरी के पीठ पर बैठकर किर्शित की एंट्री होती है। लंबे दांत, नाखून और बालों से हरी एकदम डरावना दिख रहा है और किसी जानवर की तरह हाथ और पैरों से जमीन पर रेंगता हुआ किर्शित को बाहर ला रहा है। किर्शित को जानवरों की तरह अजीब आवाज निकालकर सलामी देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। शैतानी साम्राज्य में आपका स्वागत है। आप शैतान बन चुके हो। मैं तुम्हारा राजा, शैतानों का शैतान। तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, शहर के हर आदमी को, बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी को काट कर शैतान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अब चलता हूँ। शैतानी साम्राज्य का नारा बुलंद रहे। आसमान से शैतानी माँ धरती पर उतरती है, किर्शित को गोद में उठा लेती है और आसमान में उड़ जाती है। मिस्टर और मिसेस सहगल, हमारे पास कल ही एक बच्चा आया है और आप लोग उसे गोद ले सकते हैं। वंदना, उसे लेकर आओ। वंदना एक बच्चे को लेकर आती है जिसने सर नीचे झुकाया हुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बच्चा ऊपर देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, किर्शित। रूम नंबर 13। सुनो, मेरे कमरे का हीटर काम नहीं कर रहा है, अंदर आकर ठीक करो। ड्यूटी पर नए नए ज्वाइन हुए होटल कर्मचारी को लगा कि उसे कस्टमर को खुश करने का मौका मिल रहा है। वो झट से उस मैडम के पीछे रूम में चला गया और मैडम ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन वो था उस होटल का सबसे मनहूस कमरा।
रूम नंबर 13। ये खौफनाक कहानी है लोनावला की। लोनावला की खूबसूरत वादियों में होटल अतिथि कुछ सालों पहले ही नया शुरू हुआ था। होटल में टोटल 20 रूम्स थे और सभी रूम्स हर सीजन में हमेशा एंगेज रहते थे। लेकिन होटल अतिथि में एक कमरा ऐसा भी था जिसमें बस एक बार एक ही कस्टमर गया और उसके बाद वो कमरा हमेशा के लिए आउट ऑफ सर्विस हो गया। वो था रूम नंबर 13। दुनिया की किसी भी होटल में रूम नंबर 13 नहीं देखा मैंने, क्योंकि 13 नंबर रूम अशुभ माना जाता है। मैंने सोचा मैं अलग करूंगा। मैंने अपने होटल में रूम नंबर 13 को जगह दे दी और वही मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कितना गलत था मैं। देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब रूम नंबर 13 की वजह से होटल अतिथि का नाम खराब नहीं होना चाहिए मैनेजर। डोंट वरी सर, हमने वो कमरा सर्विस में लाना कब का छोड़ दिया है। और तो और गेस्ट भी 13 नंबर रूम तो कभी मांगते ही नहीं। चिंता की कोई बात नहीं है, हम भी भूल गए हैं। आप भी भूल जाइए सर उस रूम नंबर 13 को। दरअसल होटल अतिथि का मालिक शुभ अशुभ जैसी बातें नहीं मानता था, इसीलिए होटल बनाते समय उसने होटल की बिल्डिंग में जानबूझकर रूम नंबर 13 रखा। लेकिन होटल शुरू होने के बाद होटल में आए किसी भी नेशनल इंटरनेशनल गेस्ट ने रूम नंबर 13 को कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि 13 नंबर का आंकड़ा पूरी दुनिया में अशुभ माना जाता है और इसी कारण रूम नंबर 13 भी हमेशा खाली ही पड़ा रहता था। लेकिन एक साल पहले मेघा नाम की एक औरत अपने पति से झगड़ा करके लोनावला भाग आई और रहने के लिए उसने होटल अतिथि चुना। मैडम, सारे कमरे फुल है, बस रूम नंबर 13 छोड़कर। वो चलेगा आपको? हाँ, दे दो मुझे, चलेगा। ओके मैम, लोग 13 नंबर का कमरा शुभ नहीं मानते, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म कर लिया। प्लीज वेट, हम अभी वो कमरा आपके लिए रेडी कर देते हैं। और उस दिन से मेघा रूम नंबर 13 में रहने लगी। सुबह से लेकर शाम तक वो लोनावला घूमती और रात में होटल आकर रूम नंबर 13 में ठहरती। वो अपने पति से झगड़कर भाग आई थी। एक दिन उसका पति आया और मेघा को मना कर ले गया, लेकिन फिर दोनों के बीच पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेघा उसी रात फिर से होटल लौट आई और दूसरे दिन सुबह होटल स्टाफ ने रूम नंबर 13 में पंखे से लटकी हुई उसकी लाश देखी। मेघा ने रूम नंबर 13 में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस घटना के बाद होटल मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और रूम नंबर 13 हमेशा के लिए बंद करा दिया गया। उस घटना के बाद होटल के सभी कर्मचारी उस कमरे के सामने जाने से भी डरते थे। नाइट शिफ्ट वालों ने तो कमरे से आती हुई मेघा की रोने की आवाज भी सुनी थी। विशाल, तुमने ठीक नहीं किया। तुमने ठीक नहीं किया विशाल। मार दूंगी, सबको मार दूंगी। एक हफ्ते पहले एक रूम सर्विस वाला रूम नंबर 14 को सर्विस देकर आ रहा था। तब उसने रूम नंबर 13 के सामने बैठा रोता हुआ मेघा का भयानक भूत देख लिया। उसी दिन वो रूम सर्विस वाला भाग गया था और आज उसकी जगह पर एक नया रूम सर्वेंट आया, मुरारी नाम का। मुरारी, रूम नंबर 14 से बटर चिकन का ऑर्डर आया है, जा देकर आ। जी दीजिए, अभी गया और अभी आया। अबे आराम से जा। और सुन, तू नया है, रूम नंबर 13 के बारे में पता है ना तुझे? पता है, सब पता है मुझे। आप बस मुझे इतना बता दो, यहाँ टिप तो मिलती होगी ना? मैं पहले उस मन्नत में काम करता था, सब साले कंजूस लोग ही आते थे वहाँ। जा भाई, मेरा दिमाग मत खा। मुरारी बटर चिकन का ऑर्डर लेकर रूम नंबर 14 में पहुंचा। कमरे में एक शादीशुदा कपल था। मुरारी को उन्होंने 500 रुपए टिप दी। मोटी टिप मिलने पर खुश हुआ मुरारी उछलता हुआ किचन की तरफ भाग ही रहा था कि तभी, सुनो, मेरी कमरे का हीटर काम नहीं कर रहा है, अंदर आकर ठीक करो। जी मैडम, अभी करता हूँ। मुरारी अंदर गया और रूम का दरवाजा बंद हो गया। वही था रूम नंबर 13। मैडम,
मैडम कहाँ हो आप? कमाल है, अभी तो यही थी। विशाल तुमने ठीक नहीं किया, मार दूंगी, सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी मैं। नजारा देखकर मुरारी की हालत बिगड़ गई। मेघा का भयानक भूत उसके सामने बेड पर बैठा था। वो धीरे धीरे मुरारी की तरफ बढ़ने लगा तो मुरारी के पसीने छूटने लगे। उस झगड़े की इतनी बड़ी सजा दे रहे थे विशाल तुम मुझको, मुझे पहाड़ से गिराकर धक्का देने वाले थे तुम। मैडम, मैं मुरारी। मैडम मुझे डर लग रहा है। मैडम, तुम मुझे मारना चाहते थे ना? देखो विशाल, अब मैं मर गई हूँ, फांसी लगा ली है मैंने, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी विशाल। मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी विशाल, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। ऐसा कहकर चीखती हुई मेघा मुरारी पर झपट पड़ी और मुरारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ मुझे। लेकिन मेघा ने मुरारी को नहीं छोड़ा। उसने अपने लंबे लंबे नुकीले नाखूनों से मुरारी का सीना पकड़ा और देखते ही देखते उसका सीना चीर दिया। इस प्रकार रूम नंबर 13 ने मेघा के हाथों से मुरारी को मारकर 1 साल बाद अपना दूसरा शिकार भी पा लिया था। भूतिया आम वाला। गर्मियों का मौसम मतलब आम का मौसम। इस मौसम में आम और आमरस का मजा लिया जाता है, लेकिन यही आमरस का मौसम अमनपुर के लिए खून का मौसम बन गया। हुआ कुछ ऐसा कि शहर में रात के वक्त एक आम वाला घर घर घूमता था। आम लाया हूँ, ताजे ताजे, मोटे मोटे, मीठे मीठे आम, आम ले लो आम। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता, बहन जी आम ले लो। अरे कैसे ले लूं? चख कर देखती हूँ। आम वाला टोकरी से एक आम उठाकर उसका रस सामने वाले के हाथ पर निचोड़ता तो आम रस नहीं, खून गिरता। खून? ये क्या है? ए आम वाले, ये क्या मजाक है? आम वाला नहीं, भूतिया आम वाला। ऐसा कहकर आम वाला एक भयानक भूत बन जाता और छुरी से सामने वाले का गला काट देता। शहर में भूतिया आमरस वाले ने आतंक मचाया हुआ था। आम वाले के आतंक से सारा शहर भयभीत हो गया और एक तांत्रिक की मदद ली। मैंने काफी प्रयास किए, लेकिन वो भूतिया आम वाला वश में नहीं हो रहा। अब उससे बचना है तो आम खाना छोड़ दो, आम मत खरीदो। बाबा, हम उसके पास नहीं जाते, वो खुद चलकर हमारे पास आता है। उसका भी एक इलाज है मेरे पास। ऐसा कहकर तांत्रिक ने एक घर की दीवार पर कुछ लिख दिया। आम वाले आम ना लाना, ये क्या है बाबा? यही मंत्र है उससे बचने का। शहर के सारे घरों की दीवारों पर ये मंत्र लिखवा दो, वो आम वाला तुम्हारे घर में कभी नहीं आएगा। बाबा का दिया हुआ मंत्र पूरे शहर में फैल गया। लोगों ने दीवारों पर लिखना शुरू किया, आम वाले आम ना लाना, और कमाल हो गया। ना तो उस दिन के बाद किसी ने आम वाले को देखा, ना आम वाला किसी के घर में गया। लेकिन लोगों के दिलों में आम का डर बैठ गया था। कोई आम नहीं खरीदता था। अमनपुर में आम खाना अब आम बात नहीं थी। एक रात विशाल और रीटा नाम के 2 भाई बहन काफी सारे सामान के साथ रेलवे स्टेशन से शहर में आए। ओह, एक टैक्सी नहीं मिली, अजीब शहर है। अच्छा हुआ पापा 20 साल पहले ये शहर छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए। मुझे तो इस शहर से प्यार है। इस शहर में हमारी पुश्तैनी घर जो है। रहने दो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम उस घर में रहे हो। पहली बार मम्मी पापा से छिपकर गर्मियों में चिल मारने हम यहाँ आए हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा घर कहाँ है, कैसी हालत में है। किसी से पूछते हैं। अरे वो देखो,
चौराहे पर वो आम वाला है। चौराहे के बीचों बीच एक आम वाला टोकरी लेकर बैठा था। दोनों आम वाले के पास जाने लगे कि तभी उनकी नजर दीवारों पर पड़ी। आम वाले, आम न लाना। अरे ये क्या लिखा है सारी दीवारों पर? ये भी उसी आम वाले से पूछते हैं, चलो। दोनों आम वाले के पास गए। आम वाला हताश बैठा था। भैया, ये गली नंबर 14 मकान नंबर 7 कहाँ है? आम वाले ने उंगली से एक गली की तरफ इशारा किया। थैंक्स भैया। भैया, सारी दीवारों पर ये अजीब स्लोगन क्यों लिखा है? आम वाले आम ना लाना, यही ना? मैडम, आप विश्वास नहीं करोगी, ये भूत प्रेत का मामला है। भूत प्रेत? सुनाओ भाई, फिर तो हम जरूर सुनेंगे। ये बात 20 साल पहले की है। शहर में एक गरीब आम वाला घर घर जाकर आम बेचता था। एक रात उसने एक घर की बेल बजाई। साहब, आम ले लो। नहीं चाहिए। साहब ले लो, गरीब आदमी हूँ साहब। अच्छा, चख कर देखने दे। साहब, अभी रस चखाता हूँ। रस नहीं, आम काट कर खिलाओ। आम वाले ने एक आम काट कर खिलाया। साहब कैसा है? मजा नहीं आया, और खिलाओ। आम वाले ने एक और आम खिलाया। आदमी ने फिर मुंह बनाया। ऐसा करते करते आम वाले ने टोकरी के सारे आम खिला दिए। मजा नहीं आया, भागो यहाँ से। साहब, पैसे तो दे दो, टोकरी खाली हो गई। अबे, काहे के पैसे? चल भाग। आम वाला गुस्सा हो गया और उसने छुरी दिखाई। साले 2 कौड़ी के भिखारी मुझे छुरी दिखाता है, इसी छुरी से तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। हाँ? फिर क्या हुआ? क्या होना था, उस लफंगे ने आम वाले को छुरी से मार दिया। बाद में वो आम वाला भूत बन गया और लोगों को घर घर जाकर उन्हें मारने लगा। उसी भूत से बचने के लिए दीवारों पर ये लिखा गया है। हाउ सैड। अब तो आपसे भी कोई आम नहीं खरीदता होगा। चलो कोई नहीं, हम आपसे आम जरूर खरीदेंगे। हाँ, लेकिन पहले चक्कर जरूर देखेंगे। अभी आम का रस चखाता हूँ, हाथ आगे कीजिए। दोनों ने हाथ आगे किए और आम वाला रस निचोड़ने लगा, लेकिन आम से आम रस नहीं, खून टपकने लगा। खून? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, बदला। घरों के दरवाजे बंद हो गए तो क्या हुआ? अब मैं सड़कों पर राज करूंगा, तबाही मचा दूंगा। ऐसा कहकर आम वाला भयानक भूत बन गया तो विशाल और रीटा कांपने लगे। भूत! भूत! हमें छोड़ दो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने नहीं, तुम्हारे बाप ने। मुझे मेरी छुरी से मारकर मुंबई भागने वाला लफंगा और कोई नहीं, तुम्हारा ही बाप है। ये सुनकर विशाल और रीटा चौंक गए। तभी भूत ने अपनी लहूलुहान छुरी निकाली और दोनों पर वार करना शुरू किया। लगातार वार से दोनों घायल हो गए और तड़प तड़प कर मर गए। भूतिया टैक्सी। बहुत समय पहले किसी शहर में अभिषेक नाम का एक मासूम आदमी रहता था। अभिषेक एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ ड्राइवर का काम करता था। एक दिन वो अपने मालिक को गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था। तभी गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई। ये तूने क्या किया? तूने मेरी CMW गाड़ी ठोक दी। तू जानता है ये कितनी महंगी आती है? मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूँ। ये कहकर मालिक गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। अचानक नौकरी चले जाने पर अभिषेक बहुत दुखी हुआ। वो वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। इतने सालों में पहली बार मुझसे कोई एक्सीडेंट हुआ था और मालिक ने बिना मेरी बात सुने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तभी उसे एक डरावनी आवाज आई। नीचे आदमी, ऊपर भूत, वाह काली रात, बहुत खूब। ये सुनकर अभिषेक डर गया। कौन है?
कौन है? किसकी आवाज है ये? सामने आओ। काली रात का काला साया, तुमने बुलाया, लो भूत चला आया। भूत? तो पीपल के पेड़ से भूत नहीं तो क्या आम टपकेंगे? मुझे जाने दो, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये पीपल का पेड़ है। मुझे पता होता तो मैं कभी इस पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठता। ये इंसान मुझे मासूम सा लगता है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। पीपल के भूत का कर्ज चुकाओ, मर जाओ या मददगार बन जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि या तो मैं तुम्हें अभी खा जाऊं या फिर हम एक दूसरे के मददगार बन जाएं। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूं। वो कैसे? मैंने सुना है तुम्हें तुम्हारे मालिक ने नौकरी से निकाल दिया, तो मैं तुम्हें नौकरी दिला देता हूँ और इसके बदले में तुम मेरी भूख मिटाओगे। लेकिन मुझे तो गाड़ी चलाने के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, तो मैं तुम्हारी टैक्सी बन जाता हूँ। तुम सारा दिन टैक्सी चलाकर पैसे कमाना और हर रात मैं एक सवारी खाऊंगा। मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी खा लेता हूँ। मैं ये कहाँ फंस गया? मुझे इसे हाँ कहना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे अभी खा जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब तुम चलाओगे भूतिया टैक्सी और मैं खाऊंगा सवारियां। अगले दिन से अभिषेक भूतिया टैक्सी चलाने लगा। अब वो सारा दिन सवारियों से पैसे कमाता और रात होने पर आखिरी सवारी को एक सुनसान सड़क पर ले जाता। क्या हुआ? तुमने इस सुनसान सड़क पर टैक्सी क्यों रोक दी? माफ करना बहन जी, लेकिन अब मेरी टैक्सी का खाने का टाइम हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अचानक भूतिया टैक्सी अपने असली भूत वाले रूप में आ गई और भूत ने उसे खा लिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक रात एक आदमी टैक्सी के पास आया और बोला, भाई साहब, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? जी जरूर, आइए टैक्सी में बैठ जाइए। कुछ आगे जाकर अभिषेक ने गाड़ी रोक दी। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? माफ करना भाई साहब, लेकिन अब मेरी टैक्सी का खाने का टाइम हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तुम हंस क्यों रहे हो? वो इसलिए कि तुमने खुद मेरे सामने आकर मेरा काम आसान कर दिया। बहुत दिनों पहले मुझे एक भूतिया टैक्सी की खबर मिली थी, तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन मैं भूत हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। और मैं भूत हंटर हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। भूत हंटर सुनते ही भूत डर के मारे कांपने लगा। भूत हंटर, प्लीज मुझे जाने दो, मैं अब किसी इंसान को नहीं खाऊंगा। लेकिन भूत हंटर ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी। उसने भूत पर एक ताकतवर मंत्र मारा। भूतिया टैक्सी, सवारियां खाए भूतिया टैक्सी, भूतिया टैक्सी, भूतिया टैक्सी, गायब हो जाए भूतिया टैक्सी। भूत हंटर के ऐसा कहते ही भूत गायब हो गया। तभी अचानक अभिषेक जोर जोर से रोने लगा।
मुझे माफ कर दो भूत हंटर। उस भूत ने कहा था कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे खा जाएगा। मैं जानता हूँ ये भूत बहुत चालाक होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम जा सकते हो। इस तरह भूत हंटर ने भूतिया टैक्सी का रहस्य खत्म किया और अभिषेक को भी उस भूत के जाल से छुड़ाया। आईपीएल का भूत। रात के 12 बज चुके थे। आईपीएल शुरू होने में बस कुछ चंद घंटे बचे थे। जयपुर सुपर किंग के कप्तान रणधीर शर्मा ग्रैंड होटल के बिस्तर पर खर्राटे ले रहे थे। अचानक होटल के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और रणधीर शर्मा के कमरे में रोते रोते कोई प्रवेश करता है और सोए हुए रणधीर शर्मा से कहता है, तुमने मुझे टीम के बाहर निकालकर रुलाया है, गंदा पॉलिटिक्स किया है मेरे साथ। देखना कल मैच में मैं तुम्हें कैसे रुलाता हूँ। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी से सारा होटल थरथराने लगता है। शर्मा आंख खोलता है और सामने देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है वहाँ पे। लाइट आ जाती है। रणधीर शर्मा के पीए मनसुख तिवारी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रणधीर के कमरे में भागते हैं। क्या हुआ सर? आपकी चीख मैंने सुनी। मनसुख वो वापस आया है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मनसुख वो आया है। कौन सर? किसकी बात कर रहे हैं आप? राकेश। वो तो मर चुका है। सो जाइए आप, कल मैच है, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा आपके लिए। मैं कल मैदान में नहीं उतरूंगा। मैच कैंसिल कर दो मनसुख, मैच कैंसिल कर दो। सर करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, आपका करियर खत्म हो जाएगा। सो जाइए सर आप, डोंट वरी, मैं रुकता हूँ यहाँ, आप आराम से सो जाइए। रणधीर शर्मा सोने का प्रयास तो करता है पर राकेश के ख्याल से उसकी नींद उड़ जाती है। दरअसल राकेश एक बहुत अच्छा प्लेयर था। इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाने की क्षमता रखता था। जब वह खेलता था तो दर्शकों की सांसें रुक जाती थी, मानो कि राकेश दूसरा सचिन ही था। पर यह सब टीम के कैप्टन रणधीर को बर्दाश्त नहीं हुआ। राकेश की तेज रफ्तार देखकर रणधीर को अपनी पोजीशन की फिक्र होने लगी और उसने अपनी पहुंच और पॉलिटिक्स का उपयोग करके राकेश को टीम के बाहर कर दिया। इस तरह राकेश के करियर को कुछ ऐसा ब्रेक लगा कि फ्रस्ट्रेट होकर उसने आत्महत्या कर ली। सुबह होती है, मैच शुरू हो जाता है। दर्शकों से स्टेडियम खचाखच भर जाता है। पूरा इंडिया टीवी के सामने सांसें रोक कर बैठ जाता है और रणधीर मैदान में उतरता है। तभी रणधीर की नजर ऑपोजिट टीम के एक लड़के पर पड़ती है। उसे देखकर रणधीर सोच में पड़ जाता है। वही नजर, वही तेवर, कौन है ये? रणधीर ऑपोजिट टीम के कप्तान से पूछता है, ओए शर्मन, ये बंदा कौन है यार? पहले कभी नहीं देखा। ये हमारा सरप्राइज पैकेज है तुम लोगों के लिए। देखना ये कैसे धोता है तुम लोगों को। टॉस होता है। हाथ में बल्ला उठाए ऑपोजिट टीम का वही लड़का ओपनिंग करता है। रणधीर बॉलिंग करने उतरता है। रणधीर पहला बॉल डालता है तो वह लड़का बल्ला घुमाकर बॉल आसमान में ऐसा उछालता है कि मानो बॉल आसमान निगल गई हो। बॉल वापस ही नहीं आती। सारे हैरान हो जाते हैं। तभी वह लड़का रणधीर की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वही आंखें, वही अंदाज, वही मुस्कुराहट। ऐसा शॉट तो राकेश ही मार सकता था। तभी यकायक उस लड़के में रणधीर को राकेश का भूत दिखता है और रणधीर बुरी तरह घबरा जाता है। ये मैच रोक दो, वो मुझे मार देगा। मैं नहीं खेलूंगा। अरे ये क्या, कैप्टन रणधीर अचानक से ऐसे क्यों बर्ताव करने लगे हैं? रोक दो, ये मैच रोक दो, ये मैच रोक दो। रणधीर की हालत देखकर टीम के मालिक रणधीर के पास आते हैं। क्या हुआ? क्या पागलपन है? सर राकेश वापस आया है, वो मुझे मार देगा। और मैं हार गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जानता है करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं मैंने। तेरे कहने पर मैंने राकेश को हटा दिया था। वो होता तो कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। पागल हो गए हो क्या तुम?
राकेश का भूत रणधीर के पास आता है और मुस्कुराता है। देखा, मैंने कहा था ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं वापस आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, और मुझे सिर्फ तुम ही देख सकते हो, बाकी कोई नहीं। ऐसा कहकर हंसते हुए बैटिंग करने निकल पड़ता है। रणधीर बुरी तरह डर जाता है, पर वह कुछ नहीं कर सकता। रणधीर कांपते कांपते बॉल फेंकता है तो राकेश का भूत जोरदार पलटवार करता है, तो बॉल सीधे राकेश के पेट में आकर लगती है। राकेश जमीन पर गिर जाता है। स्टेडियम तालियां और चीखों से गूंज जाता है। रणधीर समझ नहीं पाता कि उसके जख्मी होने के बावजूद भी यह शोर कैसे। तभी उसके पास राकेश आता है और कहता है, हैरान हो गए ना, पर तुम्हें अब कोई नहीं देख सकेगा, और मुझे भी, क्योंकि तुम तो यहाँ हो ही नहीं। वो देखो, तुम तो वहाँ मैच खेल रहे हो। रणधीर देखता है तो वह बॉलिंग कर रहा होता है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ हूँ। फिर वो कौन है? सब मेरी माया है। वो तुम्हारा क्लोन है। लोग उसे देखते रहेंगे और मैं इधर तुम्हें बीच ग्राउंड में ही निपटा दूंगा। मैं चाहता तो तुम्हें कल रात को ही मार सकता था, पर मुझे तुम्हें यहीं मारना था, इसी ग्राउंड पर। राकेश का भूत घायल रणधीर को बल्ले से मारने लगता है। रणधीर चीखने चिल्लाने लगता है, फिर भी किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता। सब लोग रणधीर के क्लोन को ही रणधीर समझ बैठे हैं, और इधर राकेश रणधीर को मारकर घायल कर देता है। अचानक रणधीर का क्लोन गायब हो जाता है। सब हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, रणधीर कहाँ चला गया? वो तो बॉल लाने गया था ना? लगता है डर कर भाग गया होगा। लगता है रणधीर शर्मा हार के डर से मैदान छोड़कर भाग गए हैं और उन्होंने जीत अपोजिट टीम की झोली में डाल दी है। रणधीर के फैंस चिल्लाने लगते हैं, रणधीर शर्मा भगोड़ा है, रणधीर शर्मा हाय हाय। यह सुनकर घायल रणधीर दम तोड़ देता है। इस प्रकार राकेश का भूत रणधीर से अपना बदला ले लेता है। भूतों की बारात। ये खौफनाक कहानी है सोलापुर शहर की। सोलापुर में भेड़ी बाजार नामक एरिया था। वहाँ से एक बारात गुजर रही थी। दूल्हा था चंदेर। चंदेर बहुत ही खुश था। अरे नाचो, ये रघु नाचना, शराब कम पड़ गई है क्या? चंदेर के सारे दोस्त शराब पीकर टुन्न थे और उछल उछल कर डीजे के पीछे डांस कर रहे थे। बारात भेड़ी बाजार की गलियों में गुजर रही थी। लोग अपने घरों के सामने खड़े होकर बारात देख रहे थे। पटाखे फूट रहे थे, पैसों की बरसात हो रही थी। माहौल काफी रंगीन था। अरे आगे बढ़ो, हॉल काफी दूर है, चलो आगे बढ़ो। ए बूढ़े, दिमाग मत खा, इतनी जल्दी है तो जा तू मंडप पे कर ले शादी। बूढ़ा गुस्सा हो गया और चंदेर के पास जाकर शिकायत करने लगा। चंदेर बेटा, कैसे दोस्त है तुम्हारे? ना बात करने की तमीज है, ना समय का अनुमान है। उन्हें समझाओ बेटा, अब बहुत हो गया नाचना कूदना। अरे चाचा, दिमाग मत खराब करो यार, शादी बार बार थोड़ी होती है, नाचने दो उन्हें। तुम्हें तकलीफ हो रही है तो जाओ मंडप पे बैठ जाओ। अब दूल्हा भी ऐसी बात करेगा तो भला किसको गुस्सा नहीं आएगा। बूढ़ा चाचा गुस्सा हो गया और अपने सारे रिश्तेदार लेकर आगे हॉल की तरफ निकल गया। अब बारात में सारे यंग लड़के ही बचे थे, जो शराब की बोतलें उल्टी कर रहे थे और बस नाच रहे थे। रात बढ़ रही थी, लेकिन बारात आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। डीजे जोर जोर से बज रहा था। लड़के हंगामे कर रहे थे, जिससे वहाँ के लोकल लोग परेशान होने लगे। अरे नाचो! एक आदमी चंदेर के पास जाकर बोला, ये भाई सुन, बहुत हुआ तुम लोगों का, अब निकलो यहाँ से, सोने दो हमें, नहीं तो पूरी बारात पीटी जाएगी। ये शरीफों का मोहल्ला नहीं है, याद रखना। चंदेर डर गया और अपने दोस्तों से बोला, भाइयों चलो चलते हैं यहाँ से, सुना है लोगों को। क्या यार चंदेर, तू तो बोला था रात भर हंगामा होगा,
और अब बोल रहा है चलो। अरे यार, बारात हॉल में ले जाने को थोड़ी कह रहा हूँ, बस इस मोहल्ले से चलो। वो देखो सामने, वहाँ पुल के सामने सुनसान जगह है, वहाँ ले चलो डीजे। डीजे मोहल्ले से भगाकर पुल के पीछे सुनसान अंधेरे में रोका गया। फिर से गाना शुरू हुआ और बेवड़े दोस्त पागलों की तरह झूमने लगे। तभी अचानक डीजे बंद हो गया और यकायक अंधेरा फैल गया। सारा माहौल अचानक सुनसान। अरे यार, अंधेरा कैसे हो गया? बत्तियां जलाओ। तभी घनघोर अंधेरे में डीजे बजने लगा। सबने डीजे की तरफ देखा तो सब हिल गए। डीजे पर काफी सारे भूत बैठे हंस हंस कर झूम रहे थे। सारे बेवड़े डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चंदेर का घोड़ा भी बौखला गया। अचानक जोर जोर से पटाखे बजने लगे, तेज हवा चलने लगी। नाचो रे। देखते देखते भूतों का तांडव शुरू हुआ। चंदेर और उसके बाराती फटी आंखों से वो नजारा देखकर रो रहे थे। चंदेर, ये क्या है यार? अब मुझे थोड़ी पता ये क्या है। भूत काफी अजीब तरीके से नाच रहे थे। थोड़ी देर नाचने के बाद डीजे अचानक रुक गया और सारे भूत चंदेर और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे। सारा माहौल एकदम टाइट था। सारे बेवड़े पसीना पसीना थे। सारे भूत बेवड़े बारातियों के पास जा पहुंचे। सबकी सांसें तेज हो गईं। बजाओ। फिर से डीजे शुरू हुआ। एक भूत खास डीजे में बैठकर ऑपरेट कर रहा था। नाचो हमारे साथ, नहीं तो यही मुर्दा बन जाओगे। चंदेर के बेचारे बेवड़े दोस्त भूतों के साथ नाच भी रहे थे और रो भी रहे थे। उनकी ये हालत देखकर भूतों को और मजा आ रहा था। भूत जोर जोर से चीख रहे थे। याहू, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। एक भूत चंदेर के पास आया और उसने चंदेर को अपने कंधे पर उठा लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, छोड़ो। नाच, नहीं तो पूल के नीचे फेंक दूंगा। चंदेर डर गया और भूत के कंधे पर बैठकर बदन हिलाने लगा। भूत चंदेर को लेकर सुनसान अंधेरे में पुल की तरफ बढ़ने लगा। अरे नाच तो रहा हूँ, पुल के पास क्यों ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन भूत चलता रहा और पुल पर जाकर रुक गया। चंदेर ने नीचे नदी में देखा। काफी गहरी और विशाल नदी थी। क्यों परेशान कर रहे हो हमें? आज मेरी शादी है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। उस दिन मेरी भी शादी थी। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। उस दिन मेरी शादी थी। मैं अपने बेवड़े दोस्तों के साथ हंगामा कर रहा था और इधर मेरी दुल्हन बेचारी इंतजार कर रही थी। लोगों ने काफी समझाया लेकिन हम नहीं माने। हम अलग ही नशे में थे उस दिन। नाचते पीते हुए इस पुल पर आए और जोर जोर से नाचने लगे। तब यहाँ लकड़ी का पुल था। हम नशे में थे, पुल टूट गया और सारे बेवड़े बारातियों के साथ मैं भी मर गया। क्या? लेकिन तुम ये हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि आज तुम सबके साथ भी यही होने वाला है। मेरे सारे भूतिया बाराती तुम्हारे बेवड़े बारातियों को इस पुल पर लेके आएंगे और ये पुल गिर जाएगा। फिर तुम सब हमारे साथ ही हो जाओगे। ऐसा कहकर भूत जोर जोर से हंसने लगा। नहीं, नहीं, नहीं। तभी अचानक लाइट आ गई और चंदेर ने देखा कि वो डीजे के सामने घोड़े पर बैठा है। वहाँ कोई भूत नहीं है। अरे क्या लफड़ा है यार, पैसा लेना है या नहीं? आधा घंटा हो गया, डीजे लगाओ। नहीं शिवा, अब सीधे मंडप पे चलते हैं। चढ़ गई है क्या तुझे? हाँ? नहीं, पूरी उतर गई है। अरे चलना, पूल पर डांस करते हैं, पूल डांस। देखो तुम्हें जाना है जाओ, मैं नहीं आऊंगा। मुझे मरना नहीं है, शादी करनी है। फिर चंदेर अकेला ही घोड़ा लेकर मंडप की तरफ निकल पड़ा और उस रात एक भयानक हादसा होते होते रह गया। पेट्रोल चोर चुड़ैल। सुनसान हाईवे पर निखिल बाइक से शहर की तरफ जा रहा था। दोनों तरफ
घना जंगल, बीच में सड़क और ऊपर खुला चमकीला आसमान था। निखिल मस्त राइडिंग करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी उसने देखा हाईवे किनारे एक लड़की अपनी स्कूटी धक्का मारती हुई ले जा रही है। रात काफी सुनसान और गहरी थी। लड़की भी काफी खूबसूरत जवान थी। निखिल रुक गया और लड़की से पूछने लगा, हेलो, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? पेट्रोल खत्म हो गया है। ओह डोंट वरी, मैं पीछे से बाइक पर बैठकर अपनी टांग से स्कूटी ढकेलता हूँ। पेट्रोल पंप काफी दूर है अभी। उससे अच्छा ये होगा कि आप अपनी बाइक से थोड़ा पेट्रोल निकाल कर मुझे दे दीजिए। ओह सॉरी, लेकिन मेरी इंपॉर्टेंट बाइक है, इसमें पेट्रोल निकालने की कोई खास सिस्टम नहीं है। चलिए ना, मैं टांग से ढकेलता हूँ आपकी स्कूटी। ये सुनकर लड़की जोर जोर से हंसने लगी और फिर भयानक आवाज में बोली, इससे अच्छा तो मैं तुम्हारी बाइक छीन कर जंगल ले जाऊं, जैसे उस अंकल से ये स्कूटी छीनी। तो तुम मुझे डराने के लिए ऐसा कह रही हो ना? ये सुनकर लड़की फिर से हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक चुड़ैल बन गई। निखिल ने फौरन बाइक स्टार्ट की और वो भागने लगा। थोड़ी दूर तेजी में बाइक चलाने के बाद उसने चैन की सांस ली। ओह गॉड, बच गया। तभी उसने साइड मिरर में देखा तो उसका दिल दहल गया। उसके पीछे वो भयानक चुड़ैल उसे चिपक कर बैठी थी और जोर जोर से हंस रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। चुड़ैल ने चलती बाइक पर निखिल को उठाया और ऊपर हवा में फेंका। निखिल सड़क पर गिरकर मर गया। चलो, एक और बाइक मिल गई। बाइक लेकर माँ के पास चलती हूँ। चुड़ैल ने बाइक जंगल की तरफ घुमाई और वो तेजी से बाइक लेकर जंगल में गायब हो गई। ये कहानी एक जवान चुड़ैल और उसकी बूढ़ी चुड़ैल माँ की है। दोनों चुड़ैल माँ बेटी पहले शहर में रहती थीं, लेकिन उनकी हरकतें काफी अजीब थीं। चुड़ैल की माँ लोगों के घरों में घुसकर दीवारों पर चिपकी छिपकलियां निकालकर उन्हें खा जाती थी और बेटी के टिफिन में भी काफी सारी छिपकलियां भर कर देती थी। बच्ची की छिपकलियां देखकर पूरी क्लास डर जाती थी और इधर सोसाइटी में भी चुड़ैल माँ की हरकतों से लोग परेशान हो गए थे। इसीलिए चुड़ैल बेटी को स्कूल से और दोनों माँ बेटियों को सोसाइटी से निकाल दिया गया और दोनों चुड़ैल जंगल आकर एक गुफा में रहने लगी। चुड़ैल बेटी, अब ये जंगल ही हमारा घर है। लेकिन माँ, यहाँ तो मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। किसने कहा? यहाँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए जंगली बिल्लियाँ और चमगादड़ हैं। उनके साथ खेल। फिर जंगली बिल्लियाँ और चमगादड़ों के साथ खेल खेल कर माँ ने बनाया हुआ जानवरों का खाना खाकर चुड़ैल बेटी बड़ी होने लगी और उसकी चुड़ैल माँ और ज्यादा बूढ़ी होती चली गई। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल काफी बीमार थी। चुड़ैल बेटी ने उसका काफी इलाज किया, फिर भी उसकी तबीयत ठिकाने पर ना आई। मेरी तबीयत ठिकाने पर लाने का बस एक ही इलाज है बेटी। माँ, तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो सुन, बचपन से ही मुझे पेट्रोल और पेट्रोल का धुआं काफी पसंद है। जब भी मेरा मूड खराब होता था, मैं किसी मोटर गैरेज में जाकर घंटों पेट्रोल जलाकर उसका धुआं सूंघती थी। बहुत मजा आता था मुझे। अब यहाँ जंगल में इतनी शुद्ध और प्राकृतिक हवा है, इसीलिए मैं बीमार पड़ गई हूँ शायद। तू अगर मेरे लिए पेट्रोल का जुगाड़ कर ले तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। उस दिन से चुड़ैल जंगल से हाईवे आकर लोगों को सताने लगी, रूप बदलकर लोगों को रोकने लगी और फिर उन्हें मारकर उनके वाहन जंगल ले जाने लगी। निखिल की बाइक लेकर चुड़ैल अपनी गुफा के सामने पहुंची। बाइक की आवाज सुनकर बूढ़ी चुड़ैल माँ बाहर आ गई।
बेटा आ गई तू। देख माँ, मैं कैसी बाइक लेकर आई हूँ आज। चल बेटा टंकी खोल। चुड़ैल ने बाइक की टंकी खोली तो चुड़ैल माँ ने अपना पूरा मुंह टंकी के अंदर डाल दिया। चुड़ैल बेटी ने भी माँ का मुंह ताकत से टंकी में दबाया। काफी देर तक चुड़ैल टंकी सूंघती रही और सारा पेट्रोल खींच गई। फिर उसने मुंह बाहर निकाला। कैसे लोग हैं, टंकी भी फुल नहीं करवाते। पहले जमाने में टंकी ऊपर तक टच रहती थी। माँ, पेट्रोल अब काफी महंगा हो गया है ना, शायद इसलिए। चल बेटा अंदर चल, तू थक गई होगी, आ खाना खा ले। दोनों चुड़ैल अंदर चली गई। एक फॉरेस्ट ऑफिसर दोनों को छिप छिप कर देख रहा था। चुड़ैल के अंदर जाते ही वो अफसर भी वहां से भाग गया। रोज चुड़ैल माँ के लिए पेट्रोल चुराने हाईवे पे आती थी। रूप बदलकर लोगों को फंसाती थी। उनसे बोतल में पेट्रोल लेकर उन्हें मारकर जंगल भाग जाती थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि हाईवे पर पेट्रोल चोर चुड़ैल का आतंक फैल रहा है, लोगों ने हाईवे से गुजरना ही छोड़ दिया। फिर चुड़ैल ने पेट्रोल पंप जाकर पेट्रोल चुराना शुरू किया, यहाँ तक कि वो शहर में भी घुसने लगी। सोसाइटीज की पार्किंग में जाकर वाहनों से पेट्रोल चुराने लगी। लोग सुबह बाइक स्टार्ट करते तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती थी। अरे ये क्या, पेट्रोल खत्म, कल ही तो डाला था 100 का। हे भगवान, इधर चुड़ैल और इधर सरकार, आम आदमी जिए तो कैसे। लोग पेट्रोल चोर चुड़ैल की वजह से परेशान हो गए थे। पुलिस कमिश्नर भी चिंतित थे। एक दिन फॉरेस्ट ऑफिसर पुलिस कमिश्नर से मिलने गए और उन्होंने कमिश्नर को वो सब कुछ बता दिया जो उन्होंने देखा था। ओह, तो वो जंगल में रहती है। एक दिन चुड़ैल पेट्रोल के लिए हाईवे पर भटक रही थी। तभी उसने देखा एक पेट्रोल का टैंकर हाईवे से आ रहा था। पेट्रोल का टैंकर? इसे पेट्रोल पंप जाने से पहले ही चुरा लेती हूँ, लेकिन इसे कैसे रोकूं? तभी टैंकर अपने आप रुक गया और ड्राइवर पेशाब करने के लिए नीचे उतरा। ड्राइवर के दूर जाते ही चुड़ैल टैंकर पर चढ़ गई और ढक्कन खोलकर अंदर पेट्रोल देखने लगी। अरे इसमें तो गहरा अंधेरा है। अब पता कैसे चलेगा पेट्रोल है भी या नहीं? एक काम करती हूँ, उतर कर देखती हूँ। चुड़ैल टैंकर के अंदर गई। जैसे ही वो अंदर उतरी, फॉरेस्ट अफसर ने फौरन टैंकर में माचिस की जलती तिल्ली फेंकी। धम से धमाका हुआ और टैंकर के साथ साथ चुड़ैल के भी चिथड़े उड़ गए। इस प्रकार पेट्रोल चोर चुड़ैल खत्म हो गई और पेट्रोल का इंतजार करते करते गुफा में बैठी उसकी बूढ़ी चुड़ैल माँ भी तड़प तड़प कर खत्म हो गई। एक थी डायन। कहानी है रामपुरम की। रामपुरम एक छोटा सा शहर था। शहर में एक कॉलोनी थी, नंदनवन कॉलोनी। नंदनवन कॉलोनी शहर की काफी खूबसूरत, स्वच्छ, सुंदर और शांत कॉलोनी थी। कॉलोनी में काफी सारे छोटे मोटे खूबसूरत घर और घरों के सामने पेड़ पौधों की हरियाली थी। कॉलोनी का वातावरण काफी शुद्ध और प्रसन्न था। कॉलोनी में मालिक, किराएदार, डॉक्टर, वकील, टीचर, ऐसे सभी मिडिल क्लास लोग हंसी खुशी और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। कॉलोनी के सारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते थे और छुट्टी के दिन बाहर कॉलोनी में पेड़ पौधे के साथ खेलते थे। एक दिन की बात है, श्यामलाल जी अपने मकान के सामने अपनी बीवी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें मार्केट जाना था। तभी वहाँ मगनलाल जी गए और उन्होंने श्यामलाल जी से बात शुरू की। कैसे हो श्यामलाल जी, बड़ी जल्दी में हो? अरे हाँ भाई साहब, सब बढ़िया। आप बताओ, आपके क्या हाल है? हम भी ठीक है, बस आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बोलो ना। आपका मकान देना था ना किराए पर। मेरे साले का एक दोस्त आ रहा है हमारे यहाँ रहने, उसे मिल सकता है क्या? अरे यार मगनलाल जी, लेट हो गए आप। क्या हुआ, किसे दे दिया क्या? हाँ भाई, दे दिया एक बुढ़िया को। बेचारी अकेली है, सरकार की तरफ से जो मिलता है उस पर जीती है। मैंने सोचा दे दो, बुढ़िया है, ज्यादा तकलीफ भी नहीं देगी। अच्छा तो कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ है वो बुढ़िया? दिखी नहीं कभी। अरे अभी तक आई नहीं है वो, बस सामान और किराया छोड़कर गई है। कब आएगी पता नहीं। अरे लक्ष्मी चलो भी,
ये औरतें हमेशा लेट कर देती हैं। बाजार जाना था। एक संडे की बात है, दोपहर का समय था। कॉलोनी के सभी लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे और उनके छोटे छोटे बच्चे पेड़ पौधों के नीचे कॉलोनी में खेल रहे थे। तभी अचानक मौसम बदल गया। बहती हवा अचानक रुक गई और तापमान बढ़ गया। आसमान में कौवे कांव कांव करने लगे। माहौल एकदम अजीब हो गया और छोटे छोटे बच्चे बेचारे परेशान हो गए। आहा, बहुत गर्मी हो रही है मुझे। गर्मी हो रही है तो फिर शर्ट उतार दे। उतार दूं? नहीं नहीं, मम्मी डांटेगी। तभी बच्चों को टक टक आवाज सुनाई दी। ये टक टक आवाज कैसी है? चलो देखते हैं। फिर बच्चों ने सड़क पर आकर देखा तो सड़क पर एक काफी बूढ़ी दादी लाठी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बुढ़िया की लाठी बार बार फिसल रही थी और वो काफी संभल कर मुस्कुराते हुए चल रही थी। ओह, कितनी प्यारी है ये दादी अम्मा। चलो चलते हैं उनके पास। फिर क्या, बच्चे दादी अम्मा कहते हुए उछलते कूदते बुढ़िया के पास गए। बच्चों को देखकर बुढ़िया मुस्कुराई। अरे यहाँ तो बड़े ही बच्चे हैं, बहुत मजा आने वाला है। आप अब यहीं रहने वाली हो? हाँ, मैं यही रहने वाली हूँ। तुम लोगों को परेशान करने वाली हूँ बहुत। बुढ़िया की बातें सुनकर बच्चे हंसने लगे। मुझे उस सामने वाले श्याम जी के मकान में जाना है। चलो, हम छोड़ देते हैं आपको। चिंटू ने बुढ़िया की लाठी ले ली और उसका हाथ पकड़कर बुढ़िया को सहारा दी। बाकी बच्चे भी बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगे। मकान के अंदर आते ही चिंटू बोला, अब हम खेलने जाते हैं। तभी अचानक बुढ़िया जोर जोर से अजीब आवाज में हंसने लगी। सारे बच्चे डर गए। हंसते हंसते बुढ़िया अचानक भयानक डायन बन गई। ना छोड़ूंगी, किसी को ना छोड़ूंगी। डायन देखकर बाकी बच्चे तो भाग गए, लेकिन चिंटू भाग न सका क्योंकि उसका हाथ बुढ़िया के हाथ में था। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मम्मी, मम्मी छोड़ो। तभी पीछे से चिंटू की मम्मी आई। चिंटू, चिंटू। झट से बुढ़िया ने डायन का रूप छिपा लिया और चिंटू का हाथ छोड़ दिया। चिंटू इतना डर गया था कि वो हाथ छोड़ते ही सीधे मकान के बाहर भाग गया। माफ कीजिए, हमारे बच्चे जरा शैतान हैं। अच्छा कि आप आ गईं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो याद कीजिएगा। फिर क्या था, उस दिन से वो डायन कॉलोनी में रहने लगी, सबके सामने अच्छा बनकर और बच्चों के सामने भयानक डायन बनकर। जब भी बच्चे खेल रहे होते तब डायन उनके पास जाती और किसी बच्चे को उठाकर अपने मकान में आ जाती। बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता। बाकी बच्चे भी शोर मचा देते, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा आ जाता बुढ़िया फौरन रूप बदलकर झूठ कहती। देखिए ना, इन बच्चों ने मेरी लाठी कहीं छिपा रखी है। बता ही नहीं रहा कोई कहाँ छिपा रखी है। बच्चों ने अपने घर वालों को बुढ़िया के बारे में बताया, फिर भी उनका किसी ने विश्वास नहीं किया। और एक दिन जो होना था वही हुआ। अचानक चिंटू कहीं गायब हो गया। सबने बहुत ढूंढा, लेकिन चिंटू नहीं मिला। मैं जानती हूँ चिंटू कहाँ है, चलो मेरे साथ। बच्चे बुढ़िया के मकान में पहुँचे तो बूढ़ी डायन ने चिंटू को एक कमरे में अंदर बांध कर रखा था और वो उसे सता रही थी। तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि तू बड़ा शैतान है, अब कहाँ गई तेरी शैतानी? हाँ, खबरदार, मैं सबसे बड़ी शैतान हूँ। बच्चों को मैं कच्चा चबा जाती हूँ। प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। बच्चों ने चिंटू की हालत देखी तो उन्हें काफी बुरा लगा। चलो मम्मी पापा को बताते हैं। नहीं,
वो आएंगे तो डायन फिर से कुछ न कुछ झूठ बोलकर बच जाएगी। तो फिर अब क्या करें? चिंकी ने मोबाइल निकाला और डायन का वीडियो बनाया। फिर चिंकी ने वो वीडियो कॉलोनी के ग्रुप में पोस्ट किया। वीडियो देखकर कॉलोनी के सभी लोग उस मकान में पहुँचे और उन्होंने डायन के चंगुल से चिंटू को बचा लिया। अब रूप बदलने की कोई जरूरत नहीं है डायन। तुम्हारा असली रूप हम सबके सामने आ चुका है। हमने बच्चों पर पहले भरोसा नहीं किया, लेकिन भला हो इस मोबाइल का। मारो इसे। फिर कॉलोनी की सारी औरतों ने मिलकर डायन की अच्छी खासी धुलाई की। मार खाने के बाद बूढ़ी डायन कॉलोनी से हमेशा हमेशा के लिए भाग गई।